गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अभी तक आप लोगों ने जो स्टडी की है वो आपको मैंने पहले भी बताया था और मैसेज भी किया था। तो आज हम लोगों का जो क्रम में जो स्टडी है वो है पोजीशन ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस में नाउन की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको बहुत अच्छी तरह से समझिएगा ध्यान से। नाउन को किंग ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे प्रमुख भूमिका सेंटेंस में निभाती है। ये सेंटेंस में कई ऐसे स्थानों में यूज होती है जहां पर किसी और आप पार्ट ऑफ स्पीच को नहीं यूज कर सकते हैं सिवाय नाउन के जो रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। जैसे नाउन का रिप्लेसमेंट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। नाउन का रिप्लेसमेंट कुछ और चीजें भी हो सकती हैं जो खुलासे धीरे धीरे अब आपके सामने होंगे। तो हमें ये समझने के लिए कि नाउन कहाँ कहाँ पर आती है और उनका रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है, सबसे पहले यही पोजीशन ऑफ नाउन हम समझेंगे। जितनी क्लासेस आपने अब तक की हैं तो जाने अनजाने आपने 4 पोजीशन पहले ही जान रखी हैं, बस उनको कैटेगोरिकली एक्सप्लिसिट मैनर में आपने समझा नहीं। तो अब उनको एक एक करके समझ लेना है सिस्टमेटिक में। तो सबसे पहले नंबर 1, किसी सेंटेंस में नाउन कहाँ यूज हो सकती है? एज सब्जेक्ट। ये नाउन की सबसे पहली पोजीशन हम मानते हैं। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है वो नाउन की पोजीशन। यहाँ पर एक से ज्यादा शब्द भी अगर आएंगे तो मुख्य शब्द नाउन ही होगी। जो हेड वर्ड होता है वो नाउन होता है, फिर उसके आसपास बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। वो आपको मैं जो नाउन का एक्सपेंशन मैंने समझाया था उसमें मैंने दिखाया भी था, और बाकी चीजें भी आप समझेंगे। जो बुक 2 का चैप्टर नंबर 1 है उसको मैंने बीच में इसीलिए रोक दिया है क्योंकि कुछ और जानकारियां हैं जो आपको मिल जाने के बाद तब आप उसको चैप्टर नंबर 1 को पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो सबसे पहला, नाउन किसी भी सेंटेंस में एज सब्जेक्ट नाउन की पोजीशन है। सबसे प्रमुख प्लेस है ये सब्जेक्ट का स्थान, क्योंकि सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर, प्रेडिकेट के अंदर कई चीजों का निर्धारण सब्जेक्ट से ही होता है। उदाहरण के तौर पे वर्ब, आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक के बारे में सुना होगा। जो वर्ब होती है प्रेडिकेट के अंदर, सेंटेंस के अंदर, वो सब्जेक्ट के आधार पर निर्धारित होती है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो जाती है। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ये पर्सन का भी रहता है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे ज्यादा खास तौर से सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर का ही है। तो एक तो ये निर्धारण सब्जेक्ट की वजह से होता है। दूसरा निर्धारण, तो प्रेडिकेट के अंदर या सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन कौन सी यूज होगी ये भी सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। तो वर्ब क्या होगी, प्रोनाउन क्या होगी, ये सब्जेक्ट निर्धारित करता है, वो नाउन निर्धारित करती है, या प्रोनाउन आए वो निर्धारित करती है। बहरहाल सब्जेक्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन सब्जेक्ट है। और अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो जब आप पीछे चैप्टर नंबर 30 में जाएंगे, जितने पैटर्न दिए हुए हैं, देखिए हर सेंटेंस में शुरुआत में सब्जेक्ट है। अब या तो वहां नाउन रखी हुई है या तो प्रोनाउन रखी हुई है। तो मैं उदाहरण के लिए 3-4 पैटर्न की चीजें आपको मैं दिखाना चाहूंगा, जिससे कि आपको एग्जाम्पल वाली जो बात रहती है कि भाई एग्जाम्पल मिल जाए, वो मिल जाएगा। तो आ जाइए आप अपनी बुक में, बुक 2 में चैप्टर नंबर 30 स्ट्रक्चर पार्ट 3 में, जो कि हमारी बुक में पेज नंबर 267 में है। तो आप देखिए, चाहे पैटर्न नंबर 1 हो, पैटर्न नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सभी जगह शुरू में सब्जेक्ट लिखा हुआ है। आगे सारे पैटर्न में शुरू में सब्जेक्ट है। अब अगर आप गौर करें तो देखिए कि कहाँ पर सब्जेक्ट नाउन है, कहाँ पर नाउन। जैसे मैं पैटर्न नंबर 1 की बात करूं तो सारे के सारे सब्जेक्ट नाउन के रूप में यूज हुए हैं। बर्ड नाउन, फायर नाउन, मून नाउन। अब द मून में मून हेडवर्ड है, द उसका डिटर्मिनर है, एट्रीब्यूट है, वो मून हेडवर्ड है।
बेबी नाउन, कमला नाउन, बेल नाउन, सन नाउन। पैटर्न नंबर 2 में जब हम आते हैं तो पहले सेंटेंस में दिस को सब्जेक्ट बनाया गया है, ये प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट बनी है। दूसरे में भी नाउन है ब्रदर। तीसरे में इट प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाया गया है। चौथे में बुक हेडवर्ड है, दैट उसका डिटर्मिनर है। पांचवें में गोपाल नाउन है। छठवें में माई फादर में फादर हेडवर्ड है, माई उसका डिटर्मिनर है। सातवें में द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन हेडवर्ड है, चिल्ड्रेन आपकी नाउन है, द डिटर्मिनर है। आठवें में द मिल्क, मिल्क शब्द आपका सब्जेक्ट है, हेडवर्ड है, नाउन है। इसी तरह तीसरे पैटर्न में भी आई प्रोनाउन है, फिर बॉय नाउन, मोहन नाउन, हु प्रोनाउन है, मिस्टर पिट नाउन है, यू और वी प्रोनाउन है। तो आप इस तरह देख सकते हैं, ये सारे पैटर्न आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको यही मिलेगा कि सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन को रखा जाता है, या फिर नाउन का रिप्लेसमेंट अभी जो आपने समझ रखा है प्रोनाउन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है नाउन का। और आगे से आप इसको एक कोड वर्ड में जानेंगे, जिसे हम लोग हमेशा N1 बोलेंगे, कैपिटल N और ऐसे 1 आप लगा दीजिए। तो N1 का मतलब हो जाएगा कि नाउन की पहली पोजीशन, नाउन की पहली पोजीशन हम सब्जेक्ट के तौर पे। तो जब भी कभी आपको बोला जाए N1, तो आप जान जाइएगा कौन से नाउन की बात हो रही है, जो सब्जेक्ट की जगह पर आता है, उस नाउन की बात। इसके बाद नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट पोजीशन है नाउन की, वो है एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, किसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। और इसके लिए आप पैटर्न नंबर 3, 4 और 5 को देख सकते हैं। इनमें ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है 3, 4, 5 में। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो पैटर्न नंबर 3 ही है, जो ये ट्रांजिटिव वर्ब को लेकर के आता है। तो ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पोजीशन नाउन की है। अब इसके महत्व को दर्शाते हुए मैं आपको बता दूं, जैसे पैटर्न नंबर 3 है। अब पैटर्न नंबर 3 में थोड़ा सा देखेंगे, इसको समझेंगे फिर, क्योंकि एग्जाम्पल आपको वहां से मिल जाएंगे, आप चाहें तो लिख लें। तो चाहे देखिए, इसमें जैसे पैटर्न नंबर 3 आप देख रहे होंगे, तो जो पहला सेंटेंस है उसमें हिज एड्रेस में, एड्रेस वो नाउन है जो ऑब्जेक्ट है, हिज उसका डिटर्मिनर। दूसरे में हिज पेन ऑब्जेक्ट है, जिसमें पेन मुख्य शब्द है, हिज उसका डिटर्मिनर है। तीसरे में द डोर ऑब्जेक्ट है, जिसमें द डिटर्मिनर है, डोर वो मुख्य नाउन है, हेडवर्ड है जो ऑब्जेक्ट है। चौथे में द जग में, जग आपका हेडवर्ड है, मुख्य शब्द है, द डिटर्मिनर है। पांचवें में अकार, कार आपका मुख्य शब्द है, ए डिटर्मिनर है। छठवें में योर सेल्फ प्रोनाउन के रूप में ऑब्जेक्ट है। सातवें में द पुअर, आपका ये पूरा का पूरा नाउन है, जिसमें आप पुअर हेडवर्ड कह सकते हैं, हालांकि ये एक एडजेक्टिव है जिसे द लगाकर नाउन बनाया गया है। तो द पुअर आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह और आगे भी आप देख सकते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है ट्रांजिटिव वर्ब का, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो एक्टिव से पैसिव वाइज बनता है, जो आप एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाते हैं, ये हमेशा ऑब्जेक्ट को महत्व देने के लिए ही बनाया जाता है। एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज, आप एक्टिव वाइज का मतलब ये होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब रखने वाला एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम सब्जेक्ट को ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हालांकि इन ट्रांजिटिव वर्ब को वो भी आपका एक्टिव ही कहा जा सकता है, जहां जहां सब्जेक्ट एक्टिव है वो एक्टिव है। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब रखने वाला एक ऐसा सेंटेंस जहां पर हम ऑब्जेक्ट को महत्व देना चाहते हैं, जो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन आई है, हम उसको महत्व देना चाहते हैं, हम उसको हाईलाइट करना चाहते हैं किसी भी कारण से, तो हम उसे पहले लाना चाहते हैं, उसे एक्टिव कर देते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट प्रोमिनेंट, यानी जब कर्म प्रधान सेंटेंस बनाएंगे, वही पैसिव वाइज होता है। जब आप ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैपेसिटी रखता है सब्जेक्ट बनने की, और जब जब वो सब्जेक्ट बन जाएगा तो पैसिव वाइज हो जाएगा। तो इसलिए ऑब्जेक्ट सबसे प्रमुख दूसरा आप नाउन की पोजीशन कह सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी पोजीशन है नाउन की। लेकिन दो तरह के ऑब्जेक्ट आपको इंग्लिश में पढ़ने को मिलेंगे, एक ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में,
और दूसरे प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन उनको भी ऑब्जेक्ट कहा जाता है, उसे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ध्यान रहे, कुछ वर्ब के बाद नाउन आती है कॉम्प्लीमेंट के रूप में, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में, उसे ऑब्जेक्ट नहीं कहते हैं, कभी भी वो पैसिव वॉइस नहीं बनाती है। कभी भी आप ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते। तो इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये जो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें मैंने पैटर्न नंबर 3, 4 और 5 लिखा है, ये आपकी जो ऑब्जेक्ट है ट्रांजिटिव वर्ब की, इसे हम लोग भविष्य में N2 के नाम से जानेंगे। N2 नाउन 2, यानी ये महत्व के मुताबिक दूसरे नंबर में हमने रखी है और ये हमारे लिए N2 हो गई। तो जब भी हम N2 कहेंगे नाउन 2, तो नाउन 2 का मतलब होगा नाउन की दूसरी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। इसके बाद तीसरी नाउन की प्रमुख पोजीशन होती है एज प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। एज प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, अब ये भी देखिए ऑब्जेक्ट है। तो एज प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट देखने के लिए मैं आपको प्रीपोजिशन चैप्टर में ले चलता हूँ, कुछ इसकी विशेष बातें भी बताता हूँ। मैंने पहले भी आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाते हुए ये बात बताई थी कि प्रीपोजिशन शब्द का जो नॉमेनक्लेचर है वो इसी आधार पर है। वो शब्द जो नाउन के पहले आकर नाउन का रिलेशन किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच से कराते हैं, उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो चलिए इसे हम प्रीपोजिशन चैप्टर से ही आपको दिखा देते हैं। तो आप बुक 1 में आइए और बुक 1 में जो प्रीपोजिशन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 38, वहां पर आइए। मेरी बुक में 106 में है ये, तो मैं आ गया। तो यहाँ पर जो रूल नंबर 368 है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसमें देखिए, इन प्रीपोजिशन, ऑफ प्रीपोजिशन और OFF ऑफ, ये 3 प्रीपोजिशन को इन्होंने यहाँ डिफाइन किया है। गौर से देखिएगा, पहले सेंटेंस में लिखा है काउ इन द फील्ड, दूसरे में लिखा है फॉन्ड ऑफ टी, और तीसरे लिखा है जम्प्ड ऑफ द चेयर। तो आप गौर से देखिए, पहले में इन के बाद द फील्ड आया है, ये फील्ड खेत, ये भी आपका एक नाउन है। दूसरे में आपके बाद टी आया है, टी, ये भी एक नाउन है। और तीसरे में ऑफ द चेयर में चेयर भी एक नाउन। तो तीनों जगह पर प्रीपोजिशन के बाद नाउन है। लेकिन प्रीपोजिशन से ठीक पहले कौन सा शब्द है, जरा उसको देखिए। तो पहले में काऊ है जो कि नाउन है, तो यहाँ पर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो गया। दूसरे में फॉन्ड ऑफ टी है, फॉन्ड एक एडजेक्टिव है, इस बार एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो गया। तीसरे में जम्प्ड है, जम्प एक वर्ब है, इसका मतलब वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो गया। आप देख सकते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद हर हाल में नाउन आ रही, उसके पहले नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी। इसका मतलब प्रीपोजिशन के बाद कर्म के रूप में उसके नाउन ही रहेगा, और इस नाउन को प्रीपोजिशन जिनसे जोड़ेगा वो नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, और वर्ब भी हो सकता है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बना करके एक दिया था, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये प्रीपोजिशन है, इधर ये आपकी नाउन आएगी, और इस तरफ 3 चीजें आपकी आ सकती हैं, नाउन भी आ सकती है, एडजेक्टिव भी आ सकती है, और वर्ब भी आ सकती है, राइट। तो ये नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब इधर तीनों हो सकती हैं, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद सिर्फ नाउन होगी, और इस नाउन को हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये जो नाउन है, और इसे भविष्य में हम किस कोड वर्ड से जानेंगे, N3। ये नाउन की तीसरी सबसे प्रमुख पोजीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से हम जाने कितनी ग्रामर आपको समझाएंगे, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो और नाउन होती है वो ऑब्जेक्ट है, और इसे हम लोग भविष्य में N3 बोलेंगे। इसे हम भविष्य में क्या बोलेंगे, N3। और अगर ग्रामेटिकल नेम की बात करें तो दैट इज प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। आपको कई जगह ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिलेगा। आप यहाँ पर तो मैंने आपको दिखाया ही है, बाकी चीजें प्रीपोजिशन पढ़ाते हुए मिलेंगी। लेकिन फिर से पैटर्न इसी में चैप्टर नंबर 30 में आ जाइए। तो पैटर्न नंबर 5 में देखिए जरा, आप पैटर्न नंबर 5 में ही आ जाइए।
आप देख रहे हैं कि जब जो व्यक्ति वाला जो ऑब्जेक्ट है, जब उसको हम पीछे ले जाते हैं टू के बाद या फार के बाद, तो ऊपर हेडिंग देखिए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कर दिया गया उसको। क्यों? क्योंकि अब वो ट्रांजिटिव वर्ब की तुरंत बाद नहीं है, अब वो प्रीपोजिशन के बाद है। तो जब वो प्रीपोजिशन के बाद चला गया तो वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। अभी तक ऊपर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। आप गौर से देख सकते हैं, मैं एक सेंटेंस भी आपको बता सकता हूं, जैसे कि माई सिस्टर वाला छठवां एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बॉट माई सिस्टर अ वॉच। पैटर्न नंबर 4 में माई सिस्टर को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नीचे रखा गया है और वो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। लेकिन पैटर्न नंबर 5 में छठवें सेंटेंस में माई सिस्टर जैसे ही फार के बाद गई, अब वो ट्रांजिटिव वर्ब की ऑब्जेक्ट नहीं बची, अब वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गई। अब उसे प्रीपोजिशन गवर्न करने लगा, इसको बोला जाता है गवर्न करना। अब उस नाउन को प्रीपोजिशन गवर्न करने लगा और वो हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इसी तरह से पैटर्न नंबर 7 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी जितनी नाउन प्रीपोजिशन के बाद आई है, चाहे वो फ्रेजल वर्ब की वजह से हो या सामान्य वर्ब अपने बाद प्रीपोजिशन ले रही हो, लेकिन वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट ऊपर नाम दिया हुआ है। क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद फार के बाद सुरेश प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, टू के बाद अवर प्रपोजल प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ऑन के बाद हिज हेल्प प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, टू के बाद मी प्रोनाउन के रूप में ऑब्जेक्ट। भाई जहां जहां नाउन आ सकती है प्रोनाउन अपने आप आ सकती है। विद के बाद एन एक्सीडेंट प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, आप के बाद हिज र्यूडनेस, र्यूडनेस भी नाउन है। अब ये नाउन का नेचर आपको भविष्य में बताया जाएगा, कोई कॉमन नाउन, कोई प्रॉपर नाउन, कोई कलेक्टिव नाउन, कोई मटेरियल नाउन, कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन होना चाहिए तो नाउन है। इनके बाद हिज अटेम्प्ट, वो आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन नाउन की हैं, एज सब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, एज प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब आगे और 2 पोजीशन आपको समझनी है, वो भी महत्वपूर्ण है, उनका भी महत्व है ग्रामर में, लेकिन ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब हम चौथी और 5वीं पोजीशन के बारे में बात करेंगे। इनके एग्जाम्पल भी मैं दिखा रहा हूं, आपकी मर्जी, आप अपनी नोटबुक में चाहें तो उन्हें लिख लें, एग्जाम्पल साथ में मिल। तो चौथी पोजीशन हो जाएगी एज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो सिर्फ आप इसको एज कॉम्प्लीमेंट भी केवल लिख लें तो काम चलेगा, और इसमें आप जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है सबसे ज्यादा उसी को आप देखने को पाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट की जगह, लेकिन जहां जहां नाउन आती है सब बताना जरूरी है आपको। तो अब देखिए जरा, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, जो आपको स्टेट रिलेटेड प्रेडिकेट पढ़ाया गया था, पैटर्न नंबर 2 जो बताया गया, चैप्टर नंबर 21 जो आपको बताया गया, पीछे पैटर्न नंबर 14 जो मैंने बताया, ये सारी चीजें क्या थी? अवस्था। आप पैटर्न नंबर 2 में अगर देखेंगे, ध्यान से देखिए पैटर्न नंबर 2 को, ये मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा रखा है, स्टेट रिलेटेड प्रेडिकेट। तो पैटर्न नंबर 2 में देखिए लिखा है दिस इज अ पेन। अब कॉम्प्लीमेंट कौन बना है? अ पेन। अ पेन क्या है? नाउन है। पेन हेडवर्ड है, ए उसका डिटर्मिनर है। दूसरे में अ सोल्जर, अ सोल्जर क्या है? नाउन है। सोल्जर हेडवर्ड है, ए उसका डिटर्मिनर है। तीसरे में मी प्रोनाउन है, जो नाउन की जगह आता है। चौथे में माइन प्रोनाउन है। इसके बाद सैड एडजेक्टिव, एंग्री एडजेक्टिव, क्वाइट एडजेक्टिव, शोर एडजेक्टिव। तो इसलिए मैं इसको प्रमुखता नहीं देता, मैंने 3 चीजों को प्रमुख बताया है, सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को, क्योंकि वो नाउन की एक्सक्लूसिव पोजीशन। ये पोजीशन एक्सक्लूसिव नहीं है, ये शेयर्ड पोजीशन। ये पोजीशन किसके साथ शेयर हो रही है? मतलब सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की जगह पर सिर्फ नाउन का कब्जा नहीं है, यहाँ पर एडजेक्टिव भी आ जाते हैं, यहाँ पर एडवर्ब भी आ जाते हैं। इट मीन्स ये शेयर्ड पोजीशन। बहरहाल नाउन भी आते हैं, तो अब चूंकि नाउन भी आते हैं तो नाउन की एक पोजीशन कहलाएगी ये। तो ये नाउन की एक पोजीशन है। तो आपको चैप्टर नंबर 21 में भी जगह जगह मैंने दिखाया है, पूरी शीट मैंने कराई है लिंकिंग वर्ब वाली। तो ध्यान दीजिएगा, लिंकिंग वर्ब के बाद, यानी लिंकिंग वर्ब के बाद जो नाउन आती है, नाउन
हम नाउन या प्रोनाउन हम उसको N4 बोलेंगे। कौन सी? N4। तो अब N4 जब मैं कहता हूं तो N4 का मतलब हमारा नाउन से, हमारा मतलब एडजेक्टिव या एडवर्ब से नहीं है। यद्यपि कॉम्प्लीमेंट की जगह एडजेक्टिव और एडवर्ब भी आ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ नाउन को सेग्रीगेट करके बात कर रहे हैं, क्योंकि हम नाउन की पोजीशन डिटरमाइन कर रहे हैं कि नाउन भाई आ कहाँ कहाँ सकता है। तो नाउन यहाँ पर भी आ सकता है अवस्था बताने के लिए लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में, कुछ निश्चित ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट की अवस्था बताने के लिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में। प्रीवियस लेक्चर में ये दोनों चीजें बिल्कुल डिटेल में समझाई जा चुकी है। तो ये हमारी नाउन की चौथी पोजीशन हो गई N4। आपको देखना है तो चैप्टर नंबर 21 बुक 1 देख लीजिए, दोनों चीजें वहां पर आपको मिल जाएंगी। उसमें जो जो नाउन है उनको छांट सकते हैं। मैंने एक शीट भी दे रखी है लिंकिंग वर्ब की, उसमें भी आप छांट सकते हैं। जो जो N4 है आप उसे निकाल सकते हैं। अब पांचवी और काफी इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आ रही है, एज नाउन इन एप पोजीशन। ये आपको अभी तक नहीं बताई गई है, इसी को आपको ध्यान से समझना। एज नाउन इन एप पोजीशन, देखिए एप पोजीशन है, अपोजिशन नहीं है। एप पोजीशन का मतलब होता है नियर बाय, करीब में रखी हुई चीज। तो इसको जरा गौर से समझिए। कई बार क्या होता है कि आप, जैसे मैं एक सेंटेंस के माध्यम से समझाता हूं, आपकी बुक में भी है, अभी दिखाएंगे कि जैसे आपने लिखा है कि रामा मेड 50 रन फुल स्टॉप, और एक सेंटेंस लिखा आपने, अवर कैप्टन मेड 50 रन। अब ये दो सेंटेंस आपने लिखे हैं। पहले में आपने लिखा है कि राम ने 50 रन बनाए, दूसरे में आपने लिखा कि हमारे कप्तान ने 50 रन बनाए। अगर ये सेंटेंस अकेला लिखा हो तो क्या कोई बता सकता है कि राम कौन है? नहीं बता सकता। राम एक व्यक्ति है, आप यही समझेंगे। और अगर ये लिखा हो अकेला, अवर कैप्टन मेड 50 रन, तो ये तो पता चल गया कि हमारे कप्तान ने 50 रन बनाए। लेकिन क्या कोई ये बता सकता है हमारे कप्तान का नाम क्या है? नहीं बता सकता। अगर ये दोनों भी आगे पीछे लिखे हों तब भी आप इनके और इनके बीच में रिलेशन नहीं बता सकते। लेकिन इत्तेफाक से राम ही हमारा कप्तान है। तो ये दो अलग अलग सेंटेंस आप अगर लिखें, जैसे आप ये भी लिख सकते हैं कि अवर कैप्टन मेड 50 रन, हिज नेम इज राम, हिज नेम इज राम। हमारे कप्तान ने 50 रन बनाए जिसका नाम राम है। तो अब ये राम बताने के लिए अलग से सेंटेंस लाएं, या राम ने 50 रन बनाए जो कि हमारा कप्तान है। तो या तो ये बताने के लिए कि राम है कौन, आप एक और अलग सेंटेंस लाएं। तो ऐसे इस एक और सेंटेंस यूज करने से बचने के लिए आप क्या करते हैं, ये जो अवर कैप्टन है ये राम को डिफाइन कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। इस एक्सप्लेन करने वाली नाउन को राम के ठीक बगल में यहां पर लगा सकते हैं, कामा से सेपरेट करके, दोनों तरफ से कामा से सेपरेट करके। आखिरी में आ रही हो तो आप जो है एक तरफ कामा लगाएंगे, लेकिन अगर बीच में आ रहा हो ये नाउन जो एक्सप्लेन करने वाली नाउन है, तो उसको दोनों तरफ से कामा से सेपरेट करेंगे। ये कामा की कहानी अलग से बता दी जाएगी। बहरहाल, अगर किसी नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए जो दूसरी नाउन है, अगर आप उसको उसके तुरंत बाद उसके करीब प्लेस करते हैं, तो ये करीब प्लेस करना ही नाउन इन ए पोजीशन कहलाएगा। यानी हम इस सेंटेंस को कैसे लिख सकते हैं? इस सेंटेंस को हम लिख सकते हैं दोनों को हटा करके, रामा कामा अवर कैप्टन, फिर से कामा, मेड 50 रन, मेड 50 रन। तो इसमें क्या हो गया कि ये देखिए दोनों चीजें आ गई। राम N1 पोजीशन है, ये सब्जेक्ट है, और ये जो नाउन इन पोजीशन के रूप में जितनी नाउन यूज होंगी इनका कोडवर्ड होगा N5। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग N5 के नाम से जानेंगे।
जब भी कभी N5 में नाम लूं, आप समझ जाइएगा कि ये उस नाउन को मेंशन कर रहे हैं जो किसी दूसरी नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज की गई है, जिसे ग्रामर की भाषा में नाउन इन एपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पर अवर कैप्टन राम को एक्सप्लेन करने के लिए यूज हुआ है। अलग सेंटेंस बन सकता था, लेकिन हमने यहाँ पर लगा दिया तो एक सेंटेंस की इकोनॉमी हो गई, हमें नहीं लिखना पड़ा दूसरा सेंटेंस और हमारा काम चल गया। रामा हमारा कप्तान, यानी राम हमारे कप्तान ने 50 रन बनाए। तो ये जो अवर कैप्टन है ये N5 हो गया। ये N1 है क्योंकि ये मेड का सब्जेक्ट राम ही है और राम के लिए अवर कैप्टन N5 है, नाउन इन पोजीशन है। तो ये जो नाउन इन पोजीशन होता है, जो बाकी चारों जगह आपने नाउन पढ़ी थी N1 पर, N2 पर, N3 पर, N4 पर, उनके लिए सबके लिए यूज हो सकता है। ये केवल जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट के लिए यूज हो। तो अब नाउन इन पोजीशन सेपरेटली आपकी बुक में समझाया गया है। इस पर एक अच्छा खासा हम आपको काम भी देने जा रहे हैं। तो अब थोड़ी देर के लिए नाउन इन पोजीशन पर ही चर्चा होगी, जरा उसको देखिए, क्योंकि किसी भी टॉपिक को 2 बार 3 बार नहीं पढ़ना, एक बार करना है और खत्म कर देना। तो नाउन चैप्टर में आइए, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 बुक 1 में पेज नंबर 13 में है मेरे बुक में, और इसमें भी पलट करके आ जाइए वापस। ये आगे नाउन इन एप पोजीशन रूल नंबर 66, ये पेज नंबर 16 में है मेरी बुक में। तो सारे लोग ये रूल नंबर 66 में पहुंच गए कि नहीं? तो देखिए जरा ध्यान से, यही सेंटेंस सबसे शुरू में, अब ये थोड़ा सा है लेकिन काम इसमें बहुत मिलने वाला है आपको, तो पूरा हम समझा देते हैं आपको। देखिए इन्होंने सबसे पहले यही सेंटेंस लिखा है, रामा अवर कैप्टन मेड 50 रन, और ये फिर एक्सप्लेन कैसे करते हैं, लिखते हैं कि वी सी, हम देख रहे हैं दैट रामा एंड अवर कैप्टन आर वन एंड द सेम पर्सन, कि राम और अवर कैप्टन एक ही व्यक्ति हैं। द नाउन कैप्टन फॉलोज द नाउन राम, यानी जो कैप्टन नाउन है वो राम को फॉलो करती है। सिंपली टू एक्सप्लेन, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। विच रामा इज रेफर टू, यानी रामा को किससे रेफर किया जा रहा है, किस शब्द से रेफर किया जा रहा है, राम को किस शब्द के द्वारा एक्सप्लेन किया जा रहा है। आगे लिखा है कि व्हेन वन नाउन फॉलोज अनदर टू डिस्क्राइब इट, जब एक नाउन किसी दूसरी नाउन को फॉलो करती है डिस्क्राइब करने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए, द नाउन विच फॉलोज, तो वो वाली नाउन जो फॉलो करती है, यानी वो वाली नाउन जो बाद में आती है, इज सेड टू बी इन एपोजिशन, उस नाउन को इन एपोजिशन कहा जाएगा, यानी नाउन इन एपोजिशन कहा जाएगा। टू द नाउन, किस नाउन के लिए, विच कम्स बिफोर इट, जो इसके पहले आए। तो जो नाउन फॉलो करती है, जैसे अवर कैप्टन ने फॉलो किया रामा को, तो अवर कैप्टन को नाउन इन पोजीशन कहा जाएगा, किस नाउन के लिए, जो पहले आई थी, यानी रामा के। तो रामा का इन नाउन इन पोजीशन हो गया। और देखिए एप पोजीशन का मतलब भी इन्होंने लिखा है प्लेसिंग नियर। एप पोजीशन का मतलब होता है प्लेसिंग नियर, करीब रखना, करीब रख करके किसी चीज को एक्सप्लेन करना। आगे लिखते हैं कि अ नाउन इन एप पोजीशन इज इन द सेम केस एज द नाउन विच इट एक्सप्लेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई गई है कि कई बार नाउन इन पोजीशन आप सब्जेक्ट के लिए लाओगे। अब जो सब्जेक्ट की जगह नाउन आती है उसका केस माना जाता है नॉमिनेटिव केस। जैसे कि आई की तुलना करें तो आई, मी, माई, आई नॉमिनेटिव, मी ऑब्जेक्टिव और माई पॉजिटिव। तो अगर सब्जेक्ट की जगह आने वाली नाउन जो कि नॉमिनेटिव केस में होती है, उसके लिए अगर आप नाउन इन पोजीशन लगाते हो तो N5 भी नॉमिनेटिव माना जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट की जगह आने वाली नाउन के लिए N5 आपने लगाया, यानी N2 के लिए N5 लगाया। अगर N1 प्लस N5 किया तो N1 भी नॉमिनेटिव, N5 भी नॉमिनेटिव। अगर N2 प्लस N5 किया तो N2 तो ऑब्जेक्टिव हो गया, तो N5 भी ऑब्जेक्टिव हो गया। अगर N3 प्लस N5 किया तो N3 ऑब्जेक्टिव होता है, तो N5 भी ऑब्जेक्टिव हो गया। N4 के साथ लगाया तो N4 को नॉमिनेटिव केस में रखा जाता है, तो N5 भी नॉमिनेटिव मान लिया जाएगा। तो केस, जो केस आपका पहले वाली नाउन का होगा
नॉमिनेटिव के जो नाउन इन एप पोजीशन के रूप में आएगी नाउन, उसका भी वही केस रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आप N1 N2 N3 की भाषा समझने लगेंगे धीरे धीरे। तो आगे देखिए जरा इसमें, जैसे इन्होंने और फर्दर एक्सप्लेन किया है कि इन द अबव सेंटेंस द नाउन कैप्टन इज इन एप पोजीशन टू द नाउन रामा एंड इज इन द नॉमिनेटिव केस बिकॉज रामा इज इन द नॉमिनेटिव केस, क्योंकि राम नॉमिनेटिव केस में तो कैप्टन भी नॉमिनेटिव केस माना जाएगा। अब आगे एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा है कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर वाज अ वीवर। अब ये मेन सेंटेंस है, कबीर वाज अ वीवर, कबीर एक वीवर थे, लेकिन कबीर को एक्सप्लेन करने के लिए जो नाउन लगाई गई है वो है द ग्रेट रिफॉर्मर। दोनों तरफ से कामा से सेपरेट है, यानी यहाँ पर N1 के लिए N5 यूज की गई है। कबीर सब्जेक्ट के रूप में यूज हुए हैं, वो N1 कहलाएंगे, उनके लिए N5 का यूज किया गया है। दूसरे में लिखा है यस्टरडे आई मेट योर अंकल, कल मैं आपके चाचा से मिला। अब देखिए मीट का, मीट जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म मेट है, इसका ऑब्जेक्ट है योर अंकल। अब योर अंकल को एक्सप्लेन करने के लिए द डॉक्टर लगा हुआ है, तो द डॉक्टर नाउन इन पोजीशन हो गई। अब यहाँ N2 के लिए N5 यूज की गई है। आगे लिखा है कि हैव यू सीन गांगुली द आर्टिस्ट ड्राइंग। यहाँ पर एक विशेष नियम बताया गया है कि अगर किसी नाउन को पजेसिव बनाना है, पजेसिव केस में लिखना है, तो अगर उसके बाद नाउन इन पोजीशन नहीं है तो सीधे पजेसिव बना दो। जैसे आप कह सकते थे कि हैव यू सीन गांगुलीज ड्राइंग, आप सीधे कह सकते थे कि क्या आपने गांगुली की ड्राइंग देखी है। लेकिन अगर उस नाउन का नाउन इन पोजीशन लगाओगे तो फिर एपोस्ट्रोफी एस N5 में लगेगा। ध्यान रहे, N1 का पजेशन तो हो रहा लेकिन पजेसिव साइन N5 में, N2 का पजेशन तो हो रहा लेकिन पजेसिव साइन N5 में, N3 का पजेशन तो करना है लेकिन पजेसिव साइन N5 में। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। N4 हो तो तब भी N5 में। तो यहाँ पर हैव यू सीन, अब सीन के बाद कर्म के रूप में आना था लेकिन गांगुली में नहीं। गांगुली के लिए जो नाउन इन पोजीशन द आर्टिस्ट लिखा गया है उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है, तब लिखा है द आर्टिस्ट ड्राइंग। ये बात पजेसिव केस में भी आपको बताई गई होगी। आप चाहें तो थोड़ा सा पीछे आ जाइए, ये देखिए जरा रूल नंबर 57, रूल नंबर 57 जस्ट पीछे आए होंगे तो वहां पर भी लिखा है कि व्हेन टू नाउन्स आर इन एप पोजीशन, जब दो नाउन एप पोजीशन में होती हैं द पजेसिव साइन इज पुट टू द लेटर ओनली। तो जो पजेसिव साइन होता है वो सिर्फ बाद वाली नाउन में लगेगा, यानी जो N5 बन रही है। जैसे कि दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस, अब कहना था दैट इज टैगोर हाउस, ये टैगोर का घर है, लेकिन चूंकि टैगोर के लिए नाउन इन पोजीशन N5 द पोएट लगाया गया है तो अब पोएट के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। ये बात क्या सारे लोगों को समझ आ गई, ये जो एपोस्ट्रोफी एस वाली कहानी है? बता दीजिए जल्दी से, आगे बढ़ो। तो ये ध्यान दीजिएगा, अब ये नाउन इन पोजीशन को, इस पर आपको एक सिंथेसिस की एक्सरसाइज करनी है। ये एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पे आपको लेके चल रहा हूं, इतनी आसानी से N5 को नहीं खत्म करना। यहां से नाउन की पोजीशन तो खत्म हो रही लेकिन N5 पर केवल आपको ज्यादा काम करना है। तो अब चलते हैं सीधे, हम लोग सिंथेसिस पर चलेंगे। ये बुक 2 में आ जाइए। बुक 2 में हमारा चैप्टर नंबर 12 है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। चैप्टर नंबर 12 बुक 2 में पेज नंबर 193 में चलिए सभी लोग। तो पेज नंबर 193 में आ गए। इसमें देखिए कई तरीके से सिंथेसिस करना बताया गया है। दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, ये सब बाद में बताएंगे। लेकिन अभी रूल नंबर 88 का जो दूसरा है आपका, बाय यूजिंग अ नाउन आर अ फ्रेज इन ए पोजीशन। एक नाउन जब आएगी, नाउन इन ए पोजीशन कहलाएगी जब एक शब्द समूह आएगा एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए अपने पहले वाली नाउन को, तो आप इसको फ्रेज इन पोजीशन भी कह सकते हैं।
तो गौर से देखिए जरा ये जो सेंटेंस यूज किए गए हैं, जैसे लिखा है दिस इज माई फ्रेंड, हिज नेम इज राम, ये मेरा दोस्त है, इसका नाम राम है। अब दूसरा सेंटेंस केवल ये बताने के लिए आया था कि राम, तो देखिए इन्होंने कह दिया दिस इज माई फ्रेंड राम, ये मेरा दोस्त राम है। अब यहां कामा नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया मैं बता दूं। देखिए अगर आप देखें तो रामा अवर कैप्टन में से रामा मुख्य नाउन, अवर कैप्टन एक्सप्लेन करने वाली नाउन थी। कई बार एक्सप्लेन करने वाली नाउन पहले आ जाती है, तो जब एक्सप्लेन करने वाली नाउन बाद में और मुख्य नाउन बाद में, पहले और मुख्य नाउन बाद में आएगी, तो कामा लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर माई फ्रेंड एक्सप्लेन करने वाली नाउन है, रामा मुख्य नाउन है, माई फ्रेंड पहले आ गया, रामा बाद में आया, तो कामा की जरूरत नहीं। ये गौर से समझ के रखिएगा। इसी तरह से और देखिए सेंटेंस लिखा है, तो इन्होंने कर दिया दिस इज माई फ्रेंड राम। हालांकि अब इसमें राम को नाउन इन ए पोजीशन कहा जाएगा। आपने पीछे पढ़ा है कि जो फॉलो करने वाली नाउन है, रूल नंबर 66 में पढ़ा है आपने, जो फॉलो करने वाली नाउन होती है उसको हम N5 कहेंगे, और उसके पहले जो नाउन है उसका नाउन इन ए पोजीशन दिया गया, ये कहा जाएगा। जैसे लिखा है दूसरा सेंटेंस, आई स्पेंट 2 days इन कोकताज बाजार, मैंने कोकताज बाजार में 2 दिन व्यतीत किए। आगे कोकताज बाजार के लिए ही लिखा गया है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव स्पॉट्स इन बांग्लादेश, ये बांग्लादेश में सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाले स्थानों में से एक है। तो कोकताज बाजार को दूसरे सेंटेंस में बताया गया है वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव स्पॉट्स इन बांग्लादेश, ये पूरा फ्रेज है। अब इसको अगर आप कोकताज बाजार के तुरंत बाद लगा देते हो तो दूसरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। और ध्यान से देखिए पहले सेंटेंस में किस नाउन के लिए आपने N5 लगाया था, N4 के लिए। जब आप कहते हो दिस इज माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड इज लिंकिंग वर्ब के बाद N4 हुआ कि नहीं हुआ। और उसके लिए जब आप रामा लिखते हैं तो N4 के लिए N5 आया है। या पहले आपने पीछे 66 में N1 के लिए N5 देखा, N2 के लिए N5 देखा, ये N4 के लिए N5 है। और यहाँ पर जो है स्पेंट के बाद N2 बना हुआ है कोकताज बाजार, फिर से N2 के लिए N5 आएगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, आई स्पेंट 2 days इन कोकताज बाजार, नहीं सॉरी N2 नहीं N3, इनके बाद आ जाए। इन क्या है, प्रीपोजिशन, तो कोकताज बाजार क्या हो गया, N3 हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। तो चारों पोजीशन मिल गई आपको। रूल नंबर 66 में N1 के लिए और N2 के लिए N5 था। यहाँ पर पहले सेंटेंस में N4 के लिए N5 है और दूसरे सेंटेंस में N3 के लिए N5 है। कोकताज बाजार इनका ऑब्जेक्ट है, तो N3 पोजीशन में हुआ। अब कोकताज बाजार के तुरंत बाद कामा लगा करके उसको एक्सप्लेन करने वाला पूरा फ्रेज लगा दिया गया है, वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव स्पॉट्स इन बांग्लादेश, और ये पूरा का पूरा N5, N3 के लिए N5, तो चारों के लिए। यानी अब आप सिचुएशन देख सकते हैं कैसा बनेगा ये, मतलब ये सिचुएशन ये बनेगी कि N1 हो या N2 हो या N3 हो या N4 हो, इन सब के लिए प्लस N5 आप कर सकते हैं। कहने का मतलब इन सारी चीजों के बाद आप जो है कामा लगा करके N5 को लगाते हैं, तो प्लस N5, N1 के लिए भी N5, N2 के लिए N5, N3 के लिए N5, N4 के लिए भी N5। तो मैं समझता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। N5 का काम क्या है, चारों प्रमुख पोजीशन में आने वाली नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए जो नाउन यूज की जाएगी, ये जो फ्रेज यूज किया जाएगा, उसी को नाउन इन ए पोजीशन या नाउन फ्रेज इन ए पोजीशन आप बोलेंगे। तो ये 2 एग्जाम्पल समझ लेने के बाद अब आपको पूरी की पूरी एक एक्सरसाइज करके रखनी है, छोड़नी नहीं है किसी सूरत में भी। तो आप देखिए एक्सरसाइज नंबर 89, यहीं पर देखिए एक्सरसाइज नंबर 89 है, जिसमें लिखा है कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन ए पोजीशन। तो मैं यहाँ पर 2 सेंटेंस आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी 12 सेंटेंस आपको खुद करने हैं। जैसे लिखा है कि देयर गोज माई ब्रदर ही इज कॉल्ड सोहराब, ये रहा मेरा भाई या वो रहा मेरा भाई, उसे सोहराब कहते हैं। तो दूसरा जो सेंटेंस आया वो ये बताने के लिए आया कि भाई का नाम क्या है, सोहराब। तो अब आप वहां से दूसरे सेंटेंस से सिर्फ सोहराब निकालिए
और माई ब्रदर के बाद लगा दीजिए बिना कामा के, क्योंकि मुख्य नाउन बाद में आ रही है, कहलाएगी वो N5 ही। तो ये हो जाएगा देयर गोज माई ब्रदर सोहराब। और दो सेंटेंस को हटाकर एक सेंटेंस बन गया और वो सिंपल हो गया। सिंपल का मतलब ये होता है कि हर सेंटेंस में केवल एक प्रेडिकेट हो। तो जब आप दूसरे सेंटेंस से सोहराब निकाल लेते हैं तो उसका प्रेडिकेट खत्म हो गया और इस तरह दो मिलकर के एक सिंपल बन गया। इसी तरह लिखा है द काउ प्रोवाइड मिल्क, गाय दूध उपलब्ध कराती है। मिल्क इज अ वैल्यूएबल फूड, मिल्क एक वैल्यूएबल आहार है, भोजन। तो दूसरे सेंटेंस में केवल मिल्क को ये बताने के लिए दूसरा सेंटेंस यूज किया गया है कि मिल्क एक वैल्यूएबल फूड है। तो अवेलेबल फूड को हम पहले सेंटेंस में जो मिल्क आया है उसके बाद कामा करके लगा दें और दूसरे सेंटेंस का काम खत्म। तो ये हो गया द काउ प्रोवाइड मिल्क कामा अवेलेबल फूड फुल स्टॉप, और आपका दो मिलाकर एक हो गया। तो ये 89 एक्सरसाइज भी आपको करके रखनी है। तो इस तरीके से ये नाउन की 5 पोजीशन आपने पढ़ी। अब मैं आपको एक और खास बात बता दूं इनके बारे में कि पांचों तरह की नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए लैंडमार्क क्या है। तो ये इसको जरा गौर से समझिएगा, किस नाउन को कैसे किससे आइडेंटिफाई करेंगे। तो पोजीशन ऑफ नाउन, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क। तो नंबर 1 N1 को पहचानने के लिए इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, ये फाइनाइट वर्ब के बारे में आपको बहुत जल्दी बताया जाएगा, अभी केवल देख लीजिए आप। फाइनाइट वर्ब है इंपॉर्टेंट लैंडमार्क। नंबर 2 N2 को पहचानने के लिए इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है ट्रांजिटिव वर्ब। नंबर 3 N3 को पहचानने के लिए इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है प्रीपोजिशन। नंबर 4 N4 को पहचानने के लिए इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है लिंकिंग वर्ब। यही वाला आपको सबसे ज्यादा काम आएगा, इसलिए मैं उसको लिख रहा हूं। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को इग्नोर करके मैं केवल सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वाला लैंडमार्क अभी दे रहा हूं। नंबर 5 N5 था, तो N5 के लिए इंपॉर्टेंट लैंडमार्क सब है। N1 भी है, N2 भी है, N3 भी है एंड N4 भी है। तो ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है जो आपको याद रखना है। ये ग्रामर सीखने में बहुत काम आने वाली चीजें आपको बताई जा रही। सब्जेक्ट की जगह आने वाली नाउन प्रोनाउन को पहचानने के लिए फाइनाइट वर्ब पर निशाना लगाना है। ऑब्जेक्ट की जगह पर आने वाली नाउन प्रोनाउन के लिए ट्रांजिटिव वर्ब पर निशाना लगाना है। N3 यानी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की जगह आने वाली नाउन प्रोनाउन के लिए हमें प्रीपोजिशन पर फोकस करना है। N4 कॉम्प्लीमेंट की जगह पर आने वाली नाउन प्रोनाउन के लिए हमें लिंकिंग वर्ब पे फोकस करना है। और नाउन इन ए पोजीशन या फ्रेज इन ए पोजीशन के लिए ये कोई भी नाउन हो सकती है। इन सब के बाद मैंने आपको दिखा रखा है कि किस तरह एक्सप्लेन करने वाली नाउन आती है और वो इसके लिए यूज होती है। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आज आपने समझी हैं। आपको यकीन भी नहीं होगा कि इन नाउन की पोजीशन से हम आपको कितनी अच्छी तरह से ग्रामर बता सकते हैं। और मैं आपको बता दूं आज कुछ ऐसी घटना सुबह सुबह हो गई है कि मैं इससे ज्यादा क्लास आगे नहीं ले सकता हूं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। बाकी नॉन फाइनाइट वर्ब्स आपको बहुत अच्छी तरह कल बताई जाएंगी। आज इतने को डाइजेस्ट करिए। आज जितना आपको काम दिया गया है ये बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरी की पूरी एक एक्सरसाइज मिली है। नाउन इन ए पोजीशन को ध्यान से समझना है, बाकी पैटर्न को देख करके इनको आप समझिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।